जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नागरी लिपि पाठ का फुल स्टोरी वीडियो, जिसके लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूल्य जी। ये कि दोस्तों नए अंदाज में होगा, आपको बताया जाता है। आपको जो भी हम बताते हैं वो 100% मतलब बताते हैं, 100% ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव कोई भी हो, 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छा से एकदम कराते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो शेयर कर दीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी। तो जो याद रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है नागरी लिपि। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर है। इसके लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूल्य जी। जल्दी से आप इस सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का आ चुका है समरी का क्लास। चलिए दोस्तों, आप जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। क्लास को फटाक फटाक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों जल्दी से। आपको इस पे पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। पूरे साल का पीडीएफ नोट्स सब फ्री में मिलेगा आपको, विदाउट पैसे का, विदाउट मनी, बिना पैसे का आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल रहा है। दोस्तों जल्दी से इस ऑफर का मज़ा लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके पीडीएफ ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले है लेखक परिचय। लेखक के बारे में, लेखक परिचय मतलब लेखक के बारे में दिया है। लेखक का नाम, लेखक का क्या नाम है? गुणाकर मूल्य। जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1935 में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? अमरावती जिले में, ठीक है ना दोस्तों। मृत्यु देखिए इनका कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009 में। ये याद रखिएगा पहले। इनका जन्म जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 में, और मृत्यु हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 2009 में। 16 अक्टूबर 2009 में इनका मृत्यु हो गया था। आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखी है, कौन कौन से रचनाएं, और इस चैप्टर में क्या बताए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश के मराठी और मराठी भाषा में पाई है। इनकी जो शिक्षा है वो क्या ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में पाई गई है। मराठी भाषा में ये सीखे हैं। मिडिल स्तर पर मराठी में पढ़ने के बाद ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्यापन किया। देखिए दोस्तों, जब ये मराठी भाषा को पढ़ लिए थे तो मिडिल स्तर के मराठी भाषा पढ़ने के बाद ये कहाँ चले गए? वर्धा चले गए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कहाँ चले गए? वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी के अध्ययन किए। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय से क्या किया? एमए किससे किया? गणित विषय से। याद रखिएगा सब्जेक्ट का नाम एमए किससे था? गणित से, मैथ से। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है रचनाएं? अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं भी लिखे हैं ये आगे देखते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो लेखक का नाम है, क्या नाम है? गुणाकर मूल्य। उनका नाम है गुणाकर मूल्य। ये किस पुस्तक से लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी जो इनकी रचना है उससे ये क्या किया गया है? लिया गया है। इसमें हिंदी के नागरी लिपि या देवनागरी का ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है।
दोस्तों इसमें क्या बताया गया, हिंदी के नागरी लिपि या देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक के बारे में बताया गया है। ये पाठ के सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखित है। जो प्रस्तुत पाठ है, जो मतलब अभी की पाठ है, जो क्या है, नागरी लिपि जिसका नाम है नागरी लिपि, वो किसके द्वारा, गुणाकर मूल्य जी के द्वारा क्या है, लिखित है। इनमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर आने वाला विचार व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। दोस्तों देखिए, लेखक कहते हैं कि इस लिपि में पढ़ना या आगे चलना क्या बहुत ही विचार का बहुत ही अच्छा है। लेखक का कहना है कि इस लिपि में जो पुस्तक छपी हुई है उसे नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहते हैं। मतलब जिस लैंग्वेज में ये भाषा छपी हुई है उसे नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि में टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी 250 वर्ष पहले क्या हुई थी, टाइप हो गई थी। इसके विकास के अक्षरों पर स्थिरता आ गई। इसके विकास के अक्षरों पर क्या हो गई, स्थिरता आ गई। आइए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत और नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत और नेपाली भी किसी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व में संस्कृत और प्राकृत की पुस्तकें प्राय इसी लिपि में छपती है। इसी में क्या होती है, छपती रहती है। संस्कृत की जो भी है वो सब देवनागरी लिपि में ही छपती है। आइए आगे देखते हैं। देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां इसी प्रकार में लिखी जाती हैं। देखिए दोस्तों, जो देश में भाषाएं जो होती है भिन्न भिन्न या फिर बोलने जाने वाली या फिर लिखी जाने वाली, जैसे कि तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियां में भी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी देवनागरी की तरह ही प्राचीन ब्रह्मचारी विकसित हुई है। ये भी जो दोस्तों नाम चार को बताए हैं, ये लिपियां भी क्या है, देवनागरी लिपि का ही अंश है। ये आगे बढ़ते हैं। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। जो नागरी लिपि का क्या है, आरंभिक लेख है, आरंभिक मतलब पहले का लेख है, वो दक्षिण भारत से ही मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कहाँ से मिलता है, तो दक्षिण भारत से। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। कौन सी, नंदी नागरी लिपि कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियां का स्वरूप स्वतंत्र विकास हो रहा है। दक्षिण भारत में तमिल भाषा का, तेलुगु ये सब इत्यादि भाषाओं का क्या हो रहा है, फिर कन्नड़, केरल, तमिल भाषाओं का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में राज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्के पर नागरी अक्षर अंकित हैं। जो 12वीं सदी में केरल के शासक के सिक्के पर वीर केरल से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 9वीं सदी के वर्णगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है, तो 11वीं सदी में इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांद के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये क्या कर रहा है, इस प्रकार 9वीं सदी के वर्णगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है, तो 11वीं सदी में इस्लामी शासकों को नींव डालने पर महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर क्या है, भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। प्रश्न ये देखिए आगे। गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी,
शेरशाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ऐसा ही 8वीं-9वीं सदी में आरंभ हो गया था। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम की लिपियाँ अक्षर त्रिकोण है, जबकि नागरी लिपि की अक्षरों की सिरा पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है या फिर है। प्राचीन नागरी के लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी के लिपि से मिलते जुलते हैं। देखिए दोस्तों, जो बता रहा है कि प्राचीन नागरी की लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी की लिपि के अक्षर से क्या होते हैं, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नांदी नागरी क्यों कहते हैं। नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ विद्वान मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण के इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरा पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। आगे देखते हैं। अलबेरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अलबेरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया था। यह दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थानांतरित कला की विशेष शैली को नगर शैली कहा जाता है। यह नगरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर का संबंध रखता है। उस समय उत्तर भारत का प्राचीन घटनाओं सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनागरी कहा गया है और देवनागरी को लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया है। देवनागरी की लिपि होने के कारण है क्या, देवनागरी लिपि नाम दिया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं। अंतर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सर्वाधिक हो गई थी, इसलिए इसके नामांकन के विषय पर में कुछ आगे है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्तित नागरी लिपि में है। धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विधानुराग के ऐतिहासिक प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का अंतिम रूप किए, मतलब यही अब अंत तक रहेगा, ये बोले हैं। दोस्तों अगर देखिए दोस्तों, ये क्या था हम लोग के नागरी लिपि
जुनागरे लिपि था, इसका ये सारांश हो गया, ये सारांश हो गया दोस्तों। और ये सारांश को ही हम लोग क्या इस वीडियो के माध्यम से जाने और जान के हम लोग क्या इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ये दोस्तों ये हम लोग सिर्फ अभी क्या किए हैं, इसका सारांश किए हैं। चलिए दोस्तों, तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।